नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सूर्यका थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देहरादून कैंट से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन, पार्टी में शोक की लहर, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग। रुद्रपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सामूहिक विवाह बंधन में बंधे 24 गरीब जोड़ों को दिया आशीर्वाद। डोईवाला ब्लॉक परिसर में चांडी प्लांटेशन माजुरी ग्रांड के ग्रामीणों ने दिया धरना। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा के ग्रामीण उतरे सड़कों पर, मोटर निर्माण की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कृषि बिल वापस लिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैल पड़ाव में मनाया जश्न। मंगलौर पहुंचे शिया गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने वसीम रिजवी पर बोला हमला, वसीम रिजवी को बताया चोर। रामलीला ग्राउंड के अतिरिक्त कक्ष में नशेड़ियों ने लगाई आग, लोगों ने अपने संसाधन से आग पर पाया काबू। देहरादून के कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। हरबंस कपूर के निधन से पार्टी और उनके क्षेत्र के लोगों में भी शोक व्याप्त है। कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला था। हरबंस कपूर के निधन के शोक में देहरादून जिले के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे। विधायक हरबंस कपूर बेहद सादा जीवन जीते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरबंस कपूर के देहरादून स्थित आवास पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हल्द्वानी से मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलर्जी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया। इस रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव भी लेगी, जिनको बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इस रथ में सुझाव पेटियां हैं जिनमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। यही नहीं, इस रथ के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड है जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम सभी के विचार जो है आमंत्रित करेंगे और हाँ, निश्चित रूप से सुझाव उसी पेटिका के माध्यम से लिए। इसके अलावा खनन प्रेमी बताया जा रहा है, आपको लगातार खनन चल रहा है, आपके पीआरओ का पत्र भी जारी हो रहा है। देखिए, ऐसा है जिसके भी ओएसडी के वहाँ से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहाँ से हटा दिया है। उसकी हम जाँच कर रहे हैं गहनता से। और जहाँ तक अवैध खनन की बात या खनन की बात करते हैं, ये 900 बिल्ली खा के जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। ये लोग जो है हमारे ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? कोई खनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो रहा है। कहीं पर भी आप लोगों के माध्यम से, किसी के माध्यम से एक भी कोई बात आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लगातार हम वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्ण ने हरिद्वार पहुंचकर कांग्रेस के आउटरीच सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी असंगठित क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़कर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। हालांकि कार्यक्रम के नाम को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि लोगों से सीधा जुड़ने के लिए आम भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखने की बात की। किसी भी कार्यक्रम चलाने के लिए उसके पीछे का भाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारी जो जनभावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। आउटरीच कमेटी के तमाम साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य महज इतना है कि देश के कोने कोने तक कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए हमें और साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस बात को रखा है, तो मैं इस बात को कांग्रेस हाईकमान के समक्ष भी रखूँगा। सूबे में आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक और सत्तारूढ़ दल भाजपा सरकार विकास योजनाओं के नाम पर वाहवाही लूटने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हैं, जिसको देखते हुए विकासनगर विधानसभा में भी राजनीति चरम पर है। जहां भाजपा से क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ताबड़तोड़ विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इन योजनाओं को अपने कार्यकाल में स्वीकृत योजनाएं बता रही है। कल क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबटपुर में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का शिलान्यास किया, जहाँ उन्होंने केंद्र राज्य की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ करते हुए अपने कार्यकाल में हुई विकास योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उन्होंने पूर्व काबीना मंत्री और विकासनगर विधायक रहे नवप्रभात पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका वह श्रेय ले सकें। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक सुसज्जित, सुविधा संपन्न बस अड्डा बने
यहाँ से चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में आवागमन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और यहाँ पर स्वरोजगार तमाम सारा होगा, जन साधारण को बहुत सुविधा इससे होगी। इस कार्य से शुरू हो गया। ठेकेदार विभाग के, एमडीडे के इंजीनियर सब अभी साथ है मौके पर और उसको आज से काम आप प्रारंभ समझिए। लगभग सर ये कितने की लागत का है? देखिए, इस बस अड्डे का चरणबद्ध रूप से विकास किया जाएगा। अभी प्रथम चरण में इसके लगभग 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बस अड्डे को हम वर्टिकली ले जाएंगे, ठीक है, और इसका निरंतर विस्तार करेंगे। यहाँ पे तमाम सारा भविष्य में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह फलाना ढिमकाना और यात्रा के, ताकि बस अड्डे पे जिन सुविधाओं की जरूरत हो, ठहरने, बैठने, खाने, पीने, आने जाने, जितने भी सुविधाओं की आवश्यकता है, जो आज के तारीख में अंतर्राज्य बस अड्डों पर जिन सुविधाओं की दरकार होती है, वो सब सुविधाएं हम यहाँ पर सृजित करेंगे और चरणबद्ध रूप से यहाँ का हम विकास करेंगे। देखिए, जब मैंने ये ज़मीन ली थी रेशम विभाग से, तो मैंने इस ज़मीन को एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में लिया था, जिसमें सबसे प्रमुख हरबटपुर की पीएससी और हरबटपुर की नगर पालिका के भवन की बात थी। हमने एक छोटा बस अड्डा भी रखा था, एक पूरा प्रोजेक्ट इसका बनाया था। और 2007 में जब परिवर्तन हुआ तो जो सरकार आई, सरकार ने इसको परिवहन विभाग को दिया। अब इसके बाद हमारा समय ही रहा। परिवहन विभाग की योजना का बहुत औचित्य नहीं सिद्ध हो पाया। परिवहन मंत्री के रूप में मैंने ISBT देहरादून को भी देखा। वहाँ मुख्य समस्या ये थी कि जो हमारे लोकल ऑपरेटर्स हैं वो ISBT के अंदर जाना पसंद नहीं करते, तो उससे उनकी कॉस्ट बढ़ती है। और दूसरे 2-2 मिनट के शेड्यूल के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो कहीं किसी बस अड्डे के अंदर जाके अपना कार्य ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये परियोजना पेंडिंग रही। अब सरकार तो निरंतरता होती है। आज उन्होंने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से क्षेत्र को कितना फायदा होगा ये आगे आने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की, जहां भाजपा कार्यकर्ता और बंगाली समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर वहां पर आयोजित सामूहिक विवाह बंधन में बंधे 24 गरीब जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना की। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सर्व समाज कल्याण समिति की सराहना करते हुए बधाई दी। बाजपुर के दौराहा पर किसान आंदोलन की जीत के बाद गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौट रहे किसानों का क्षेत्र के किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में लंबे समय से चल रहा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन सरकार के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं लंबे समय से बाजपुर के किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा समेत अन्य किसानों के बाजपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में किसान और उनके परिजन दौराहा पहुंच गए, जहां किसानों ने ढोल नगाड़ा और फूल मालाओं से गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे किसानों का जोरदार स्वागत किया। साथ ही किसानों ने दौराहा बॉर्डर पर लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड के अतिरिक्त कक्ष में आग लगने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके चलते मौके पर लोगों ने अपने संसाधन से आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने में जुटे लोगों ने बताया कि नशेड़ियों के द्वारा आग लगाई गई है। आपको बता दें कि कल सुबह गोला नदी श्रमिक की झोपड़ी में आग लगी, जिसके चलते स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाया गया। मात्र 2 भवन है, एक राम भवन और एक लंका भवन। और अभी हमारे सामने आप देखेंगे तो राम भवन है, वो पूर्ण रूप से भी सुरक्षित है, मगर लंका भवन में क्या है कि बहुत पुराना, थोड़ा सा जर्जर हालत में है। और इसके अंदर रखते हम लोग इसकी अपना घास की जो राल होती है, जो सूखी घास होती है, उसको हम रखते हैं ताकि जब पुतले इत्यादि बनाए जाते हैं तो उसको हम उसमें स्टोर के लिए यहाँ रखवाने की व्यवस्था कमेटी और क्या कहते हैं या स्थानीय जो भी रिसीवर है अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, उनके माध्यम से भी वो रखा हुआ है। तो यहाँ अराजक तत्वों द्वारा कुछ बीड़ी सिगरेट इत्यादि उसमें कुछ डाल दी गई है, जिससे आज सुबह भी थोड़ी बहुत इसमें धुआं आया था, परंतु उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अभी पुनः वो आया हुआ, उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को और स्थानीय चौकी को हमने अवगत करा दिया है। तत्काल अभी मौके पर अब अग्निशम की गाड़ी आने वाली है और हम पूर्ण रूप से इस आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं। में है ये स्थित भवन है ये, और इसमें पूर्व में यहाँ के चौकीदार रहते थे।
तो जो नई कमेटी आई थी उन्होंने चौकीदार को यहाँ से हटा दिया था, तो तब से ये जो कमरा बिल्कुल लावारिस पड़ा रहता है। तो इसमें ना स्मैकिये घुसे रहते हैं, रोज ही 2-4 स्मैकिये इसके अंदर घुसे रहते हैं। तो रामलीला में पुतला दहन के लिए इसके अंदर जो है पराल भरी गई थी, तो स्मैकिये रोज घुसते हैं, जिसमें इन्होंने सुबह सुबह आग लगा दी। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो सुबह, ये सामने मेरा घर है, तो सुबह तो हमने ये आग अपने पाइप लगा के बुझा दी थी। अब आज सुबह यहाँ सीएम साहब का भी प्रोग्राम था, तो पता नहीं किसी कारणवश सुबह तो फायर ब्रिगेड आ नहीं पाई। अभी फिर देख रहे हैं तो फिर दोबारा से आग सुलग गई है इसमें। कभी कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है इसमें। देवलांग सीमांत उत्तरकाशी के पश्चिमोत्तर रवाई क्षेत्र का एक प्रमुख और प्रसिद्ध लोक उत्सव है, जिसे लेकर लोकवासियों में खासा उत्साह बना रहता है। उसी तरह देवलांग सीमांत उत्तरकाशी के पश्चिमोत्तर रवाई क्षेत्र का एक प्रमुख और प्रसिद्ध लोक उत्सव है, जिसे लेकर लोकवासियों में खासा उत्साह बना रहता है। उसी उत्साह के साथ इस बार स्थानीय इष्टदेव रघुनाथ की पावन स्थली देवडोखरी बनाल में हिमांतर के तत्वाधान में रवालची क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है लोक के बीच संपन्न हुए इस लोक भाषिक कवि सम्मेलन में लोकवासियों को दुधभोली में ही विभिन्न रसों से युक्त कविताएं ही सुनने को नहीं मिली, बल्कि परंपरागत परिधान में कविता पाठ को पहुंचे कवि कवित्रियों और अन्य सभी के स्वागत सत्कार का तरीका भी पूरी तरह लौकिक रहा। प्रदेश द्वार पर ढोल बाजों संग पूजा पिठाई यानी मंगल तिलक लगाकर पुष्प भेंट करते हुए परंपरागत तरीके से सभी का स्वागत बेहद आकर्षक रहा। इस दौरान उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड भाषा संस्थान में सदस्य नामित किए जाने पर महावीर रवाल्टा का विशेष रूप से नागरिक अभिनंदन करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन दिनेश रावत द्वारा किया गया। उत्तरकाशी जनपद में डुंडा तहसील के ग्राम रनाड़ी में भागीरथी नदी के तल में बिना अनुमति के अवैध पहुंच मार्ग बनाकर खनन के लिए जेसीबी मशीन उपयोग किए जाने के संबंध में खनन पट्टाधारक के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई। जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी डुंडा मीनाक्षी पटवाल ने बताया कि अवैध खनन को लेकर पट्टाधारक के ऊपर 2,80,499 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। वह अवैध पहुंच मार्ग का ध्वस्तीकरण किया गया है। मंगलौर में पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी पर हमला बोलते हुए कहा कि वसीम रिजवी का कोई धर्म नहीं है। वसीम रिजवी को इस्लाम से पहले ही खारिज किया जा चुका है। वह कहीं भी जाएं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो वह वक्फ की संपत्ति को लूटकर चला गया। हिंदू समाज भी उनसे होशियार रहे। वसीम रिजवी का कोई धर्म नहीं हो सकता। शिया धर्मगुरु पूर्व राज्य मंत्री अली हैदर जैदी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ संपत्तियों की बंदरबांट हो रही है, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सुन्नी और शिया धर्मगुरुओं पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से बचाने में ये उलेमा नाकाम रहे हैं। उन्होंने उलेमाओं को हिदायत करते हुए कहा कि मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों में न बैठकर सड़कों पर उतरकर इन संपत्तियों को बचाने का काम करें, लेकिन सुन्नी और शिया उलेमा पूरी तरह से शांत है, जिससे शिया और सुन्नी वक्फ संपत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है। उन्होंने कहा कि इन तमाम संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए। मुर्दे का तस्करा क्यों कर रहे हैं बार बार? जो हमारी मर गया है, जो उसका तस्करा नहीं होना चाहिए, हमने उसको मुद्दतों पहले इस्लाम से निकाल दिया, उसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। वो हमारी निगाह में बहुत पहले से मुसलमान नहीं है। अब कोई कहीं भी जा सकता है, वो किधर भी चला जाए, हमसे कोई उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना वक्फ बोर्ड से उसका कोई ताल्लुक़ है, ना मुसलमानों से, ना इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा हम उसका जिक्र ही अपने उसका नाम ही ज़बान पर अपने नहीं लाना चाहते। ऐसे मनहूस आदमी के नाम अपने ज़बान पर नहीं लाएंगे। लिहाजा जहाँ दिल चाहे जाए, और इतनी गुजारिश है कि जहाँ भी जाए वो लोग भी सतर्क रहे, क्योंकि बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू है वो। मौलाना जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं जो खुर्द-बुर्द हो रही थी, उन्हें लेकर के आप बार बार सवाल उठाते रहे हैं, उनकी देख। हाँ बिल्कुल, अब नया वक्फ बोर्ड आया, उससे हमारी यही गुजारिश है कि सही काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, और जो संपत्तियाँ चली गई हैं उनको वापस लाने की कोशिश हो, और जो संपत्तियाँ हैं उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें हमारी कौम की बड़ी तरक्की होगी। और सुन्नी मौलवियों से हमारी दरख्वास्त है जो चुपके अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं कि वो भी सामने आएँ और देखें कि उनके औकाफ की क्या बर्बादियाँ हो रही हैं, और उस पर भी वो आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति हमारी औकाफ की सूरत में है। ये संपत्ति अगर मुसलमानों को मिल जाए तो मुसलमानों को उत्थान हो जाएगा, मुसलमानों की तरक्की हो जाएगी, और मुसलमानों के नौजवान बहुत आगे बढ़ सकेंगे। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल हर एक पर जांच होना चाहिए, जिसने बेईमानी की है सब पर जांच होना चाहिए, और सबको सज़ा कानूनी लिहाज से और शरई लिहाज से मिलना चाहिए। धन्यवाद।
उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आने के बाद कांडा विधानसभा क्षेत्र 2007 के विधानसभा चुनाव तक अस्तित्व में थी। कांडा विधानसभा का 2012 में कपकोट विधानसभा में विलय हो जाने के बाद कांडा कमस्यार घाटी के गांव में विकास की स्थिति अंधेरों में भटक रही है। विकास का आलम यह है कि खर्चों के निर्माण से आगे विकास पहुंच ही नहीं पाया। विधानसभा क्षेत्र का दर्जा होने के बाद कांडा क्षेत्र की क्षेत्रीय राजनीतिक हीनता हाशिए में है। इस कदर सिमटी कि गाँव कस्बों में उठने वाली आवाजें जिला मुख्यालय बागेश्वर तक नहीं पहुँच पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व कांडा कमस्यार के अंतर्गत आने वाले गांव धपोली, मुसियोली, नागर, जलथाकोट आदि सहित 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कांडा कमस्यार के विकास पर एक चिंतन गोष्ठी का आयोजन रामलीला मैदान में किया। चिंतन गोष्ठी में तय किया गया कि जो भी राजनीतिक दल कांडा कमस्यार घाटी से कपकोट विधानसभा के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा, कांडा क्षेत्र की जनता उस पर अपना वोट करेगी। हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारा कांडा कमस्यार से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि यहाँ पे वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से जो है हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है जैसा हम चाहते थे अपने भविष्य में, अपने बच्चों के लिए, अपने उनके लिए, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग चाहते थे, उस हिसाब का यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाया। खनन से जहाँ तक हमारी बात है, खड़िया खनन से यहाँ से जो है हमारे काम यहाँ पे 100-150 जो हमें खड़िया खनन क्षेत्र जो है यहाँ पे 100 स्टोन है, वहाँ से इस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ है। ये क्षेत्र का लाभ जो है हमारे जो खनिन्यास में का जो खनिन्यास 2018 से जो शुरू हुआ है, खनिन्यास का जो पैसे का जो सब वो हुआ है 2018 से, तो इसका सारा पैसा जो है विधायक लोग अपने क्षेत्र में जो कांडा क्षेत्र को छोड़ के कपकोट क्षेत्र को, गरुड़ क्षेत्र को उस क्षेत्र में लगा देते, जहाँ पे वो जो वैसे विकास है उस क्षेत्र में उस पैसे को लगाते, नगर पालिका में, जिला पंचायत में। और जिस क्षेत्र में खनन हो क्षेत्र उस पैसा उस क्षेत्र में लगना चाहिए ना। जिस क्षेत्र में खनन है, जिस तरह की बर्बादी हो रखी है, वो पैसा वहाँ लगना चाहिए, ना कि उस क्षेत्र में लगाएं आप। हमारा क्षेत्र पीछे क्यों है कि पीछे क्यों छोड़ा गया कांडा को? कपकोट अध्यक्ष कपकोट, विधायक कपकोट, जितने भी प्रमुख कपकोट, बागेश्वर कांडा क्षेत्र से कभी ये पदाधिकारी क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे क्या योग्य नहीं है? क्या कोई यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कोई इस लायक नहीं है कि कोई इस क्षेत्र को आगे ले जा सके? जो भी काम हुआ मेरे कार्यकाल में हुआ, उसके बाद यहाँ केवल खनन के रास्ते बंद के अलावा इस कांडा क्षेत्र में और बाकी कोई नया काम कुछ नहीं। देखो अपनी जो जरूरतें हैं तुम्हारी, उसके लिए एकत्रित हो और जन आंदोलन करो और सरकार के आगे अपनी मांगें रखो और जरूर पूरी होंगी। यानी कांडा कमस्यार जो है ये पूर्व विधानसभा, कांडा जो है पूर्व विधानसभा क्षेत्र था, ये वर्तमान में नहीं है। तो इसमें इस बार बारी आनी चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के किसी आदमी को टिकट ही नहीं दिया। तो मेरा ये नारा है आपकी बात कांडा कमस्यार। कांडा क्षेत्र विकास की दृष्टि से जो बहुत पहले से विकसित है, लेकिन विधानसभा कांडा और कपकोट का विलीनीकरण हो जाने के बाद कांडा क्षेत्र को किसी भी दल के द्वारा प्रतिनिधित्व न दिए जाने से ये लोगों में बड़ी निराशा है। तो लोगों ने इस बार एक ही नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि हर हाल में कि कांडा के क्षेत्र के ही जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य दल यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाए। और लोगों ने एक नारा भी इस बार दिया है कि अब की बार कांडा कमस्यार। कृषि बिल वापस लिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलपड़ाव में जश्न मनाया। किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में किसानों को 378 दिन तक आंदोलन करने के उपरांत सफलता हासिल हुई है। 712 किसानों के शहीद होने के बाद किसानों ने सरकार को झुकने के लिए विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत आने वाले फरसाड़ी छाछीरो मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण देर रात से धरने पर बैठे हैं। ये ग्रामीण पिछले 20 सालों से फरसाड़ी छाछीरो मोटर मार्ग के निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, मगर इसे ग्रामीणों का दुर्भाग्य कहेंगे कि लोक निर्माण विभाग का दायित्व मिलने के बाद भी स्थानीय विधायक द्वारा आज तक इन ग्रामीणों को इस मोटर मार्ग से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को कई बार इस मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को इस मोटर मार्ग की सौगात अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रशासन को पहले ही मोटर मार्ग के निर्माण न होने पर धरना प्रदर्शन के लिए अवगत कराया गया था, मगर उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई उनकी मांग के संबंध में नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें मजबूरन देर रात से धरने में बैठना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन मोटर मार्ग के संबंध में नहीं मिलता, वे ऐसे ही ठंड में रहते हुए अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे।
हमारे भी घर में बच्चे हैं, सास ससुर है, गाय भैंस है, सब चीज़ है हमारे घर में, लेकिन हमने अपना काम धाम सब छोड़ के यहाँ पे रोड पे आ रखे हैं कि हमारी एक ही गुंजाइश है कि हमारी रोड पूरी कर दो। तो आपने बीजेपी को भी आड़े लिया और PWD को भी लिया। हाँ जी। तो मेन कौन है इसमें? यहाँ सबसे पहले तो हम नेता लोगों के लिए बोलेंगे, क्योंकि हर 5 साल में आते हैं, वोट मांग के चले जाते, क्योंकि जब पब्लिक तो ऐसे है, हर बार कोई ना कोई वादा करते रहते हैं। सरकार तो हर वादा करेगी और फिर वैसे जनता तो हम पागल बन जाते हैं कि चलो ये सरकार आएगी तो क्या पता 5 साल में कुछ करके जाएगी, लेकिन फिर वही 5 साल में फिर नेता बदल जाएंगे, रोड वैसे की वैसे रह जाएगी। ये जो PWD है ये नेताओं के कहने पे चल रहा है, क्या कहना आपको? मतलब दोनों को आड़े ले रहा है। ये भी तो सो ही रखे हैं, PWD वाले नेताओं की अपनी जिम्मेदारी से हट रहे पीछे। निश्चित तौर पर आज सुबह 4 बजे से ग्राम गढ़कोट विकासखंड बीरोखाल की सम्मानित जनता बैजरो पुल पर अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रही है। जनता क्षेत्रीय विधायक व मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ नारे लगा रही है और उनकी मांग है कि उनके गांव की सड़क का अब तक निर्माण नहीं हुआ। न सिर्फ गढ़कोट की जनता बल्कि बैजरो, बेड़ा, कमलिया मोटर मार्ग की अगर बात करें तो वहाँ की सामान्य जनता विगत 1 वर्ष से लगातार वह उस रोड के डामरीकरण के लिए प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है, लेकिन महाराज जी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी हाल ही में मुसासू भड्डाली के लोगों ने जब अपना पक्ष रखने के लिए महाराज को ये बात कही और उन्होंने जब ये प्रदर्शन करा तो उन लोगों पर केस तक दर्ज कर दिया गया है। PWD मंत्री होने के बावजूद आप अगर अपनी विधानसभा में सड़कों का निर्माण नहीं कर पा रहे, अगर आप डामरीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए बाकी उत्तराखंड के अन्य जनपदों की क्या स्थिति होगी। डोईवाला ब्लॉक परिसर में चांडी प्लांटेशन माजरी ग्राम के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास जियो टैगिंग सर्वे के अनुसार देने की मांग को लेकर धरना दिया। आपको बता दें कि उप प्रधान रामचंद्र के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान अनिल कुमार का कहना है कि लाभार्थियों के अनुसार ही आवास बनेंगे, सभी सुविधाएं देकर आवास विहीन लोगों को आवास दिए जाएंगे। इसमें कुछ लोग जो है जानबूझकर बरगला रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें जो है हमने भूमि का आवंटन कर जो है एक विस्वा भूमि दे भी दी है, उसमें पक्की रोड भी दी जाएगी, बिजली और पानी की लाइनें भी इसमें डालकर दी जाएंगी और इन्हें लाभ मिल सकता है। अगर ये लोग चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं और इसमें जो है द्वेष भावना से कुछ काम हो रहे हैं और कुछ नहीं। भाई साहब, हम लोग 11 नवंबर को भी आए थे यहाँ पे SDM महोदय के समक्ष में लेके, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनके तहत जो जियो टैगिंग सर्वे वो चांडी प्लांटेशन में हुआ था। अब ब्लॉक प्रशासन ने पहले उनका जो जियो टैगिंग सर्वे किया वो आवास विहीन का किया, जो ब्लॉक प्रशासन ने SDM महोदय को बताया, और बाद में पता नहीं उनको किसने भूमिहीन बता दिया, जबकि हम लोगों के पास 4-4 बीघे की भूमि पट्टे जो हमें मिल रखे हैं, हम उस पर काफ़ी हम लोग उस पर काम करते हैं और सारे सरकारी कार्य उस पर होते हैं, चाहे प्रशासनिक, चाहे ब्लॉक प्रशासन से हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल के सब काम हो रहे हैं। ये अब इनको लास्ट में आके कह देना कि आपको हम एक विस्वा जमीन ग्राम समाज की भूमि पर आपको आवास के लिए देंगे, तो पहले अब ग्रामीणों को पहले ये कहा कि आप लोग यहीं बनाएंगे और बाद में फिर कहने लगे आपको हम एक विस्वा जमीन सरकारी देंगे, उस पर बनाइए। अब ग्रामीणों का कहना यह है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जियो टैगिंग सर्वे है, अब एक विस्वा एक कमरे में कैसे रह सकते हैं हम लोग, बच्चे और हमारे जो जानवर हैं वो भी कैसे रहेंगे, इसलिए हम जहाँ हमारा जियो टैगिंग सर्वे हमें वहाँ हमारा आवास चाहिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।